जय हिंद प्यारे बच्चों। पिनक्कल एकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आज का टॉपिक अगेन लॉज ऑफ मोशन का एक पार्ट है। टॉपिक नेम इज सर्कुलर मोशन ऑफ ए व्हीकल। ये टॉपिक 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है सर्कुलर मोशन ऑफ ए व्हीकल इन ए लेवल रोड। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई व्हीकल या कार एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, या फिर कोई जब व्हीकल सर्कुलर टर्न ले रहा होता है, देन सर्कुलर टर्न लेते टाइम जैसा कि हमें पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होगा, देन सर्कुलर मोशन में बने रहने के लिए दैट ऑब्जेक्ट रिक्वायर्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर पे अगर कोई व्हीकल या कार सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, एक सर्कुलर टर्न ले रही है, देन सर्कुलर टर्न लेने के लिए व्हीकल या कार को एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर पे कौन सा फोर्स है जो कार को टर्न लेते टाइम सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, पहली बात। सेकंड थिंग, आप लोगों ने देखा होगा अगर कार को बहुत ही हाई स्पीड में टर्न लेने को करें, देन कार के स्किड होने के हाई चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर पे कितनी मैक्सिमम स्पीड में हम लोग जो है कार को टर्न ले सकते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड थिंग, यहाँ पर पे जो आपकी मैक्सिमम स्पीड आ रही है कार की, सो दैट कि इससे ज्यादा स्पीड में अगर टर्न लेंगे तो कार स्किड कर जाएगी। तो वो कार की मैक्सिमम स्पीड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये हम लोग फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट इज सर्कुलर मोशन ऑफ ए व्हीकल इन ए बैंक्ड रोड। फर्स्ट वन था लेवल रोड एंड सेकेंड वन इज बैंक्ड रोड। बैंक्ड रोड से मतलब है, आप लोगों ने देखा होगा जब भी सर्कुलर टर्न होता है, देन सर्कुलर टर्न वो 90 डिग्री वाला टर्न नहीं, जो सर्कुलर टर्न इस तरीके से बड़े से बने होते हैं, तो वो जो सर्कुलर टर्न्स होते हैं आपने देखा होगा कि वो सेंटर की तरफ या फिर जिस तरफ टर्न रो रहा होता है, तो वो रोड जो है सेंटर की तरफ डाउनवर्ड इंक्लिनेशन में होती है। तो अगर इस तरीके से टर्न ले रही है रोड, देन इस तरीके से आपका स्लोप प्रोवाइड किया जाता है। तो अंदर की तरफ डाउनवर्ड इंक्लाइन रहती है और बाहर की तरफ जो है स्लोप अपवर्ड रहता है। तो ये जो शेप प्रोवाइड किया जा रहा है रोड को, वो किस तरीके से व्हीकल को टर्न लेने में हेल्प कर रहा है, ये हम लोग सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। एंड द थर्ड पार्ट इज बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट। तो जब भी साइकिलिस्ट की रेस होगी, साइकिलिस्ट या फिर बाइक की रेस आप लोगों ने देखी होगी, तो जब भी वो लोग टर्न ले रहे होते हैं, तो टर्न लेते टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि जो साइकिलिस्ट या फिर बाइक वाले होते हैं वो एक तरफ बेंड हो जाते हैं और किसी भी तरफ नहीं, जिस साइड में टर्न ले रहे होते हैं उस साइड वो अपने आप को या फिर पूरे व्हीकल को, बाइक या फिर साइकिल को वो बेंड कर लेते हैं। सो ये जो साइकिलिस्ट अपने आप को बेंड कर ले रहे हैं टर्न लेते टाइम, तो ये टर्न लेने में किस तरीके से हेल्प करते हैं, ये हम लोग थर्ड पार्ट में देखेंगे। सो आप लोग रियलाइज कर पाओगे कि देखोगे कि ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में रोड को इंक्लिनेशन प्रोवाइड किया गया है जिस साइड में रोड टर्न ले रही है, एंड द थर्ड पार्ट जिसमें साइकिलिस्ट अपने आप को बेंड कर ले रहा है जिस साइड में उसको टर्न लेना है। ये दोनों केसेस सिमिलरिटी टाइप के हैं, एक जैसे ही केसेस हैं, ये हम लोग आपका आगे चल करके देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट केस, सर्कुलर मोशन ऑफ ए व्हीकल इन ए लेवल रोड। तो इस केस में जो कार सर्कुलर टर्न ले रही है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, तो कौन सा फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पे कहते हैं, एक कॉमन मिस्टेक होती है कि सर टर्न लेने के लिए जो स्टीयरिंग हम लोग घुमाते हैं, तो इसे स्टीयरिंग घुमाते टाइम हम लोग जो फोर्स लगाते हैं वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सुनने में बात एकदम सही लगती है लेकिन उतनी ही गलत है। तो टर्न लेने में अगर ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर स्टीयरिंग में लगाने वाले फोर्स से प्रोवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर पे कार की मैक्सिमम स्पीड की हम लोग क्यों बात कर रहे हैं। ठीक है ना, एक लेवल के बाद एक मैक्सिमम स्पीड आने के बाद कार स्किड कर जा रही है। तो अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो स्टीयरिंग में जो फोर्स लगाया है उससे प्रोवाइड कर रहे होते, तो ये कार की मैक्सिमम स्पीड या लिमिटिंग स्पीड नहीं आ रही होती, राइट। तो यहाँ पर पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो एक्चुअली कार के टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है उससे प्रोवाइड हो रहा होता है। अब आप पूछोगे सर वो किस तरीके से, तो यहां पर भी देखिए, अगर कोई टर्न इस तरीके से लिया जा रहा है, ओके, देन जो कार के टायर हैं इस तरीके से टर्न ले रहे हैं एंड उनकी क्या टेंडेंसी है, आउटवर्ड जाने की। ठीक है, सर्कुलर मोशन में आपको पता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तो हमेशा उसकी टेंडेंसी टेंजेंशियली आउटवर्ड जाने की होती है। तो कार के जो टायर्स हैं उनकी टेंडेंसी भी यही है
वो अपने आउटवर्ड बाहर की तरफ जाना चाहते हैं। दैट मीन्स अगर कार के टायर स्किड होकर के आउटवर्ड बाहर की तरफ जाना चाहते हैं, देन उस केस में क्या होगा, कार के टायर और रोड के बीच में एक रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे तो सिंपल वो रोल कर रहे हैं, लेकिन अगर टर्न लेते टाइम वो बाहर जाके तरफ जाने लगेंगे, देन कार के टायर और रोड के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा। और फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में आपको अच्छे से पता है, फ्रिक्शनल फोर्स का क्या काम होता है, टू अपोज द रिलेटिव मोशन। तो यहाँ पर पे जो टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस रिलेटिव मोशन जो होने की टेंडेंसी है कार के टर्न लेते टाइम, ये जो रिलेटिव मोशन होने जा रहा है उसको रोकने लगता है। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स का काम ही यही है, रिलेटिव मोशन को रोकना। तो यहाँ पर पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेंटर की तरफ लग रहा है, और कौन सा फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम लोग बात करते हैं जो कार की मैक्सिमम स्पीड है, तो कितनी मैक्सिमम स्पीड में कार टर्न ले सकती है, ये अब हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये जो मैक्सिमम स्पीड है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आइए यहाँ पर भी देखिए, ये कार जैसा मैंने थोड़ा सा बनाया हुआ है, जैसा भी बना है, यहाँ पर भी ये कार टर्न लेने जा रही है। दो टायर्स हैं इसके, सपोज ये फर्स्ट टायर के हिसाब से जो रेडियस है वो R1 है, एंड सेकेंड टायर के हिसाब से जो रेडियस आ रही है सर्कुलर रोड की वो R2 आ रही है। तो टायर R1 की रेडियस में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, एंड दिस वन इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन द रेडियस ऑफ R2। तो यहाँ पर पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि कार की कितनी मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड हो सकती है। सो अगर सपोज कार अपनी मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड में अगर यहाँ पर पे टर्न ले रही है, तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि कार को स्किड होने से रोक रहा है वो अपने मैक्सिमम अमाउंट में लग रहा होगा, राइट। तो यहाँ पर पे जो सपोज इस टायर में जो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है, सपोज वो है F1 और यहाँ पर पे वो है F2। इस टायर पे जो नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लग रही है वो है N1, एंड इन दिस टायर normal reaction N2 is acting upward. Total weight of the vehicle mg acting downwards. So ये forces आपके इस vehicle में लग रहे हैं, F1 और F2 centripetal force provide कर रहे हैं, और ये F1 और F2 frictional force की maximum value है। That means जो centripetal force provide हो सकता है वो उसकी maximum value है। N1 और N2 upward direction में है, mg weight of the car along with the passengers is in the downward direction. Since there is no vertical motion, so क्या होगा, जो total upward force है that should be equal to total downward force, that is the weight of the object. इतनी बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ जैसा मैंने बताया, ये F1 and F2 these are the maximum values of frictional force. So F1 maximum value of F1 ये कितनी होगी, न्यू इंटू N1, राइट, ये फॉर्मूला होता है। एंड F2 की क्या हो जाएगी, न्यू इंटू N2। तो यहाँ पर हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द टायर एंड द रोड, ये दोनों टायर्स के लिए सेम है। दैट मीन्स दोनों टायर्स अपने सेम कंडीशन में है, राइट। तो यहाँ पर पे दोनों को डिफरेंट फ्रिक्शनल कोफिशिएंट्स लेकर के मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पे F1 और F2 की मैक्सिमम वैल्यूज न्यू इंटू N1 एंड न्यू इंटू N2 हो गई। सो दैट मीन्स टोटल फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे कितना हो गया, total frictional force acting towards center, that is equal to nu into N1 plus nu into N2, nu कॉमन हो गया, N1 plus N2, और N1 plus N2 की वैल्यू क्या है यहाँ से, mg, सो nu into mg। कुछ बुक्स में आपको मिलेगा यहाँ पर पे दोनों F1 और F2 ना दिखा करके इन जनरल F लिखा होगा, N1 और N2 ना दिखा करके इन जनरल N लिखा होगा, N इक्वल टू mg
और F इक्वल टू न्यू इंटू एन, इस तरीके से मेंशन होगा। तो कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, दो डिफरेंट टायर्स हैं, तो मैं यहाँ पर दोनों अलग अलग लिखा है, वो ज्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इन टायर्स में लग रहा है, इन जनरल सेंटर में नहीं लग रहा है कि आपने एक टोटल फ्रिक्शनल फोर्स F जो है सीधे सीधे एज्यूम कर लिया। वो भी ठीक है, बट ये थोड़ा सा ज्यादा बेटर लग रहा है। नाउ ये टोटल जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है, राइट। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी हो गई? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स ही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, न्यू एम जी, एंड दैट शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वेयर आर इज द, ये जो आपका एम जी जो आपका सेंटर ऑफ मास के टाइम पे जहां पे एम जी आ रहा है, वहां पर पे रेडियस इसकी आर है। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स न्यू एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहां से आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पीड जनरेट हो जाएगी, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड कितनी आ जाएगी? एम से एम कैंसिल हो गया, सो वी स्क्वायर इक्वल टू आर वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यू जी आर। सो यहां से वी मैक्स आ गया, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ न्यू जी आर। सो यहां पर पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है अंडर रूट न्यू जी आर। सो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है मैक्सिमम स्पीड? फर्स्ट फैक्टर है आर रेडियस, जिस रेडियस पे कार टर्न ले रही है इन जनरल, वो रेडियस पे, अगर बड़ा रेडियस का टर्न होगा तो दैट मीन्स वहां पर पे आप ज्यादा स्पीड में टर्न ले पाओगे, शार्प टर्न होगा तो स्पीड कम करनी पड़ेगी। ये आप लोगों ने अपने आप से रियलाइज किया हुआ है, जब भी आप व्हीकल में बैठते हो, शार्प टर्न है तो आपको कार ज्यादा स्लो करनी पड़ती है, बड़ा टर्न है तो आप ज्यादा तेजी स्पीड से कार चला सकते हो। तो फर्स्ट चीज हो गई रेडियस, एंड सेकंड यहाँ पर न्यू आ रहा है, तो दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किन चीजों पे डिपेंड करेगा? रोड की कंडीशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, एंड सेकंड टायर्स की कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो अगर आपके एकदम फ्लैट टाइप के टायर हो गए, चिकने टायर हो गए, तो वहां पर पे स्किड होने के चांसेस ज्यादा होंगे। जो न्यू टायर्स होते हैं जिनमें ग्रूव्स कटे होते हैं, तो ग्रूव्स की वजह से फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, ये न्यू की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी एंड कार आसानी से टर्न ले पाएगी। तो ओल्ड और घिसे पीटे जो टायर्स होते हैं उनमें स्किड होने के या स्लिप होने के टायर्स के ज्यादा चांसेस हैं, और न्यू टायर्स में आसानी से आप टर्न ले पाओगे। तो ये आपकी कार की मैक्सिमम स्पीड आ गई, इसको आपको याद रखना है। ये डायरेक्टली आपके फैक्टर्स जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया, रेडियस एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किन पे बताया? रोड की कंडीशन और टायर की कंडीशन, इन पे आपका डिपेंड करेगा। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए जो मैक्सिमम स्पीड को डिसाइड करते हैं। क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आता है, चाहे जेईई का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, इवन आपके क्लास के जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं स्कूल के, उनमें भी इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आराम से आते हैं। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं, जो कर्व्ड रोड होती हैं उन्हें बेंड क्यों किया जाता है? इनवर्ट, जो आपका जिस साइड में व्हीकल टर्न ले रहा है उस साइड में उनका इंक्लिनेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों होता है, किस तरीके से वो कार को टर्न लेने में हेल्प करता है। सो यहां पर भी देखिए, ये कार जो है बैंक्ड रोड में टर्न ले रही है, थीटा का इंक्लिनेशन है। सो यहां पर भी जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो रोड के अलाउंग लगेगा। अब की F1 और F2 ना लेकर के इन जनरल F से मैं इसको डिनोट कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर पे कॉन्सेप्ट वो फ्रिक्शनल का निकालने का नहीं है। जहां पर पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो इंक्लिनेशन प्रोवाइड किया गया है, वो इंक्लिनेशन कार को टर्न लेने में किस तरीके से हेल्प करता है। पिछले वाले केस में हम लोग मैक्सिमम स्पीड निकालने जा रहे थे, तो हम लोगों ने उसको डिटेल में F1 और F2 और N1 और N2 निकाल करके उसको डिस्कस किया था। यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। और फोर्सेस क्या लग रहे होंगे? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपको पता है सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, ये सरफेस है तो उसके नॉर्मल एन का फोर्स लग रहा है।
mg वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। अब ये जो आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है इसको दो कंपोनेंट में हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। एंगल यहाँ पर थीटा होगा। सो ये आपका हो गया n cos थीटा एंड ये हो गया आपका n sin थीटा। इसी तरीके से जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी आपका दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो सकता है, डाउनवर्ड और इस तरीके से। तो यहाँ पर एफ में यहाँ पर लिख दे रहा हूं। देखिए एक तरीके से ये जेट फॉर्म हो रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हो मैथ्स में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो इक्वल होते हैं। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। सो ये हो गया आपका एफ कॉस थीटा एंड ये हो गया एफ साइन थीटा। सो ये सारे आपके फोर्सेस लग रहे हैं। एंड अगेन सिंस देयर इज नो वर्टिकल मोशन, यहाँ पे वर्टिकली फोर्स कितना लग रहा है एन कॉस थीटा, और डाउनवर्ड कितना फोर्स है एफ साइन थीटा और एन एम जी। सो एन कॉस थीटा इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी। इन अदर वर्ड्स एम जी को एक साइड रखते हैं, कॉस थीटा और साइन थीटा वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं, एम जी। ये इक्वेशन नंबर 1। नाउ ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं एन साइन थीटा एंड एफ कॉस थीटा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि पिछले केस में एज्यूम किया था फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हम लोग लेकर के चले थे, वैसे भी यहाँ पर भी हम लोग एफ जो है ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, ये एज्यूम करके चल रहे हैं। यहाँ पे एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सो एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सो दैट मीन्स ये जो स्पीड v आ रही है ये मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड आ रही है। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें v फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड 2 बाई 1। सो क्या आएगा अपने पास एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे एम वी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाई एम जी। एम से एम कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी। सो यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, बेटर रहेगा कि इसको टैन थीटा में कन्वर्ट कर लिया जाए। जब भी इस टाइप के केसेस आएंगे क्लास 10th में, आप लोग जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे, ये तभी सॉल्व हो सकता है जब इसको आप जो है टैन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। और टैन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में कॉस थीटा से डिवाइड कर दोगे, तो हर एक टर्म में कॉस थीटा से डिवाइड होगा। सो ये हो जाएगा एन साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बिकम्स टैन थीटा, एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा कैंसिल हो गया, अगेन फिर से कैंसिल हो गया, माइनस एफ टैन थीटा दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। एफ इक्वल टू न्यू इंटू एन, यानी कि न्यू इक्वल टू एफ अपॉन एन। तो दैट मीन्स हमें एफ अपॉन एन करने की जरूरत है। तो अगेन यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में एन से डिवाइड कर देते हैं। सो दैट बिकम्स टैन थीटा प्लस एफ अपॉन एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस एफ अपॉन एन टैन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। एफ अपॉन एन की क्या वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो यहाँ से क्या आ गया, टैन थीटा प्लस न्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस न्यू टैन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। v की वैल्यू आ गई, v इक्वल टू आर जी, वहां पर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड पूरे टर्म में स्क्वायर रूट लग जाएगा। आर जी न्यू प्लस टैन थीटा, बड़ा ब्रैकेट यूज कर लेता हूं,
अपॉन 1 माइनस न्यू टेन थीटा। ये आपकी मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड आ रही है v की, ये आपकी वेलोसिटी हो सकती है। अब हमें ये देखना है कि ये जो वेलोसिटी आ रही है वो पिछले वाले मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी से कम आ रही है कि ज़्यादा आ रही है या सेम आ रही है, ये भी तो चेक करना जरूरी है। दैट मीन्स हमने ये जो बैंकिंग प्रोवाइड करी है, रोड को जो इंक्लिनेशन दिया है वो हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है, कैसे पता करेंगे? सो इसको चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ पर पे टायर और रोड के बीच में अगर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, तो अगर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो आप समझ सकते हो, जो अगर लेवल रोड है, जो आपकी प्लेन रोड थी, उसमें टर्न लेते टाइम देयर इज नो चांस। आपके वहां पर पे कितना आया था, v इक्वल टू अंडर रूट न्यू आर जी, है ना? तो अगर यहाँ पर पे न्यू जीरो है तो v भी जीरो था, है ना? कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि कार टर्न ले सके, ठीक है? अगर वहां पर फ्रिक्शन नहीं है तो कार टर्न नहीं ले पाएगी लेवल रोड में। यहां पर पे देखें क्या होता है, in case of there is no friction, फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा, न्यू इक्वल टू जीरो होगा। न्यू इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं, v इक्वल टू आर इंटू जी, ये आपका टर्म जीरो हो गया, तो ये ऊपर बचा सिर्फ टेन थीटा, और ये आपका 1 माइनस न्यू टेन थीटा में 1 माइनस जीरो, तो दैट मीन्स v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ये आपकी मैक्सिमम स्पीड आ रही है अगर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है तो। दैट मीन्स अगर थीटा एंगल प्रोवाइड किया गया है, थीटा का इंक्लिनेशन या बैंकिंग प्रोवाइड की गई है रोड में, और इस स्पीड से कार को टर्न लें या व्हीकल को टर्न लें, तो वहां पर पे फ्रिक्शनल फोर्स जो टायर और रोड के बीच में लग रहा है वो मिनिमम अमाउंट में लगेगा, या कह सकते हैं जीरो। तो खैर कोई चीज होती नहीं है फिजिक्स में, आप समझ सकते हो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट हम ये तो कह सकते हैं कि वहां पर पे अगर हम इतनी स्पीड में कार को टर्न कर रहे होंगे तो वहां पर पे फ्रिक्शनल फोर्स अपने मिनिमम अमाउंट में लग रहा होगा। दैट मीन्स उस केस में जो टायर है उसका वियर एंड टियर, या फिर बिल्कुल सामान्य लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में बोलें तो टायर बहुत ही कम घिसेंगे, है ना? तो अगर टायर को बहुत ही कम घिसना है तो कार को इतनी स्पीड में चलाना होगा। तो दैट मीन्स वो स्पीड कितनी होनी चाहिए, दैट v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। सो यहां पर पे ये जो आपका फॉर्मूला आ रहा है क्या हेल्प कर रहा है, जो रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है तो रोड कंस्ट्रक्शन में कितना एंगल प्रोवाइड करना है वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर जो है, कितना एंगल प्रोवाइड करना है, कितना इंक्लिनेशन प्रोवाइड करना है, इस फॉर्मूले से इजिली कैलकुलेट किया जा सकता है। तो दैट मीन्स आपको पता है कि भाई यहाँ पर पे व्हीकल्स इतनी स्पीड में रन कर रहे होंगे, टर्न लेते टाइम जनरली व्हीकल जो है इतनी स्पीड में रन करेगा, तो इन जनरल हमें इस टर्न को कितना एंगल में बेंड करना है, कितना इंक्लिनेशन प्रोवाइड करना है, तो रोड कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ये इंजीनियर्स आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जो कहते आ रहे हैं हमें, अरे जो साइन थीटा टेन थीटा पढ़ा था उसका कहाँ यूज है, उसका भैया जिंदगी में बहुत ज्यादा यूज है, कंस्ट्रक्शन में, इंजीनियरिंग में, हर जगह पे यूज है। आप लोग यूज नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में उसका यूज नहीं है। आप भैया मार्केटिंग में फील्ड में चले गए तो अलग बात है, तो मार्केटिंग फील्ड में जब आप गए तो आपने एक अलग एजुकेशन आपने उसके लिए हासिल करी है ना? तो वहां पर पे आपने एमबीए किया है, तो एमबीए करने में आपने एक न्यू स्किल सीखी, उसका यूज कर रहे हो। एंड जिसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है आप उससे जाके पूछिए, सिविल इंजीनियर से जाकर के, कि साइन थीटा टेन थीटा का यूज होता है कि नहीं होता है। अब भैया जो परचून की दुकान खोले बैठा है उसको तो नहीं होगा ना, वो आके बोले भैया मैंने तो भैया क्लास 10 में पढ़ा था, इसका आज तक क्या यूज पढ़ा, भैया नहीं पढ़ेगा। लेकिन आप जो रोड में जो व्हीकल चला रहे हो, जो आप रोड में जा रहे हो ना, तो जिसने जो बनाई है वो रोड, उसको पढ़ा है जो रोड, उसने टेन थीटा का यूज किया है, आपने नहीं किया है, लेकिन जिसने किया है उसकी बनाई रोड में आप चल रहे हो, ठीक है? तो आप उसका बेनिफिट ले रहे हो, तो ये मत कहिए कि मुझे बेनिफिट नहीं मिला। तो इसका पूरा का पूरा यूज है, हर अपनी फील्ड के हिसाब से इंसान स्टडी करता है, उसका यूज करता है, एंड हम जो सामान्य जीवन जो जी रहे हैं, नॉर्मल लाइफ जो बिता रहे हैं, वो उसका बेनिफिट ले रहे हैं। सो आते हैं अपने ओरिजिनल केस में कि हमें जो इंजीनियर्स है कितना इंक्लिनेशन प्रोवाइड करना है
वो किस चीज पे डिसाइड करता है कि भाई वो वहां पर पे उस रोड में जनरली व्हीकल कितनी स्पीड से रन कर रहे होंगे, उस स्पीड का यूज करते हुए वो थीटा एंगल अपना फाइंड कर लेते हैं। किस तरीके से, दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा। तो यहाँ से टेन थीटा आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर जी, एंड दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। सो यहाँ से अगर v की स्पीड से कोई व्हीकल रन कर रहा है एंड टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी के हिसाब से थीटा एंगल प्रोवाइड किया गया है, इंक्लिनेशन प्रोवाइड किया जाएगा, तो व्हीकल का टायर का वियर एंड टियर कम होगा, टायर कम घिसेंगे। तो बेंडिंग में किस तरीके से हेल्प हो रही है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये सेंट्रीपिटल फोर्स में ऐड हो जा रहा है, तो इस तरीके से आपको बेंडिंग की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स आपको एक्स्ट्रा मिल पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पे साइक्लिस्ट के केस में भी वही है, अगर वहां पर पे कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है टायर और जो है रोड के बीच में, तो अगर साइक्लिस्ट एक तरफ बेंड हो जाएगा, एक तरफ मतलब जिस तरफ वो टर्न ले रहा है उस तरफ अगर वो बेंड हो जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा एंड वो अपना सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएगा। आइए इसको देखते हैं। सो यहाँ पर साइकिल बनाई हुई है, क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे, वर्टिकली फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट का mg, एंड सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n। अगेन यहाँ पर पे इसके दो कंपोनेंट होंगे, इस तरफ टर्न ले रही है साइकिल और उसको टर्न लेने से हेल्प करने के लिए ये नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट आएगा, और वेट को बैलेंस करने के लिए ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। सो यहाँ पर पे इस लाइन का वर्टिकल से एंगल थीटा है, तो ये आपका थीटा हो गया, ये हो गया एन साइन थीटा और ये हो गया एन कॉस थीटा। यहाँ पर पे टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स नेग्लेक्ट किया है, सिंस एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टायर किस चीज का है, साइकिल का है, बहुत ही थिन होता है, पतला टायर होता है, तो यहाँ पर पे कांटेक्ट एरिया बहुत ही स्मॉल है, तो यहाँ पे हमने फ्रिक्शनल फोर्स को नेग्लेक्ट किया हुआ है। ठीक है, वी अज्यूम लिख लेते हैं सो दैट आप लोग भी अपने नोट्स में लिखो, अदरवाइज लिखते नहीं हो तो ध्यान नहीं रहता है कि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स 0 क्यों लिया था। वी अज्यूम देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स between tire and road as area of contact is very less। तो जो मैं आपको यहाँ पर लेक्चर दे रहा हूँ, ये वीडियो बनवाता हूँ, ये एक्चुअली आपके कंपटीशन और क्लासरूम दोनों में हेल्प करता है। ये सब जो मैं लिख रहा हूँ अगर आप क्लास के नोट्स में लिखोगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, सीधे सीधे ऐसे चीज़ें लिख दोगे तो आपके टीचर मार्क्स डिडक्ट कर देगा। तो एक तो कॉन्सेप्ट समझ में आता है एंड आप जो है अपने क्लासरूम के एग्जाम्स में ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हो। सो अगेन यहाँ पर पे वर्टिकल मोशन कोई भी नहीं हो रहा है, सो एन कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू एम जी, एंड जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो एन साइन थीटा प्रोवाइड कर रहा है, सो एन साइन थीटा दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, दोनों इक्वेशन डिवाइड कर देते हैं, एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर एम जी, एम से एम कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, सो टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो सेकंड केस है सेम वो इस टाइप का ही केस हो रहा है, रिजल्ट सेम आना चाहिए, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अगर साइकिलिस्ट v की स्पीड से अपने साइकिल को राइड कर रहा है, r के रेडियस में टर्न ले रहा है, तो उसको इस पर्टिकुलर एंगल से अपने आप को वर्टिकल से बेंड करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल से नहीं वर्टिकल से। ठीक है, तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस, स्मॉल रेडियस है तो उसे बिग एंगल में अपने आप को बेंड करना पड़ेगा, सीधी सी बात है।
शार्प टर्न ले रहे होते हैं तो उसे ज्यादा झुकना पड़ता है। इवन बाइक के केस में भी आपने देखा होगा, जो बाइक रेसिंग होती है जब टर्न ले रहे होते हैं तो पूरा का पूरा वो नीचे लेट जाते हैं, देखा होगा आपने, है ना। तो यहाँ पर पे अगर आर स्मॉल है तो थीटा एंगल आपका बिग आएगा एंड वहां पर पे उसको ज्यादा उसे बेंड करना पड़ेगा। सेकेंड फैक्टर स्पीड, ज्यादा स्पीड से अगर राइड कर रहा है बाइक को या अपने साइकिल को, देन उसके ज्यादा एंगल से आपको बेंड करना पड़ेगा। तो दो फैक्टर क्या है, रेडियस एंड द स्पीड। ठीक है, रेडियस कम होगी तो एंगल ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा होगी तो एंगल ज्यादा होगा। सो यहां तक था ये आपका थ्योरी पार्ट। अब हम लोग करेंगे वो सारे न्यूमेरिकल्स जिससे आपका ये पूरा थ्योरी पार्ट रिवाइज हो जाए, कॉन्सेप्ट एकदम सारे क्लियर हो जाएं, एंड साथ ही साथ करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यू पॉसिबल हो सकते हैं, स्मॉल स्मॉल न्यूमेरिकल्स भी होते हैं उसमें, और कॉन्सेप्ट बेसिस के जो एमसीक्यू पॉसिबल होते हैं जो आ सकते हैं एग्जाम्स में, वो सारे अब हम लोग देखते हैं वन बाय वन। फॉर ए व्हीकल टू नॉट टर्न सेफली ऑन ए कर्व्ड रोड, तो नॉट टर्न सेफली की जगह पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सेफली टर्न लेने के लिए हमारे क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए। तो सेफली अगर टर्न लेना है तो सबसे पहले कार के टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन हाई होनी चाहिए, क्योंकि यही जो फ्रिक्शनल फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, राइट। सेकेंड थिंग, जो कार की स्पीड है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हाई स्पीड में टर्न नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अगर सेफली टर्न लेना है तो कार की स्पीड लो होनी चाहिए। नौ क्वेश्चन में अपोजिट पूछा गया है, नॉट टू टर्न सेफली, तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन देखिए, लास्ट ऑप्शन में है लो फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा तो कार के स्किड होने के चांसेस हाई होंगे, तो ये आपका आंसर हो गया। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन भी आपका सिंपल सा ही है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बल्कि जो हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था मैक्सिमम स्पीड कार की कितनी होनी चाहिए, जस्ट उसको वैल्यू पूछी गई है, उस फॉर्मूले का ही पूछा गया है। तो हमें पता है मैक्सिमम स्पीड हम लोगों ने कितनी निकाली थी, न्यू जी आर, वेयर आर इज द रेडियस, जिस रेडियस पे कार या व्हीकल टर्न ले रहा है, जी इज द, आपको पता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड न्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल बिटवीन द टायर एंड द रोड। तो यहाँ पर न्यू की जगह उन्होंने स्टैटिक फ्रिक्शन न्यू एस से डिनोट किया है, तो ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन में देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स पूछा गया है, कितना होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है mv²/r। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने जो थ्योरी पढ़ी थी, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होना चाहिए सो दैट कार सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सके, या फिर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, उस सबकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अपना डेटा गिवन है, कार का मास गिवन है 500 kg, रेडियस दैट इज 50 मीटर, और कार की स्पीड गिवन है दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर। सो ये सारे डेटा से आप सीधे सीधे जो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्ट फार्मूला होता है mv²/r, जनरल फार्मूला जो भी होता है, इसमें हम लोग खुद करके निकाल सकते हैं। बस ध्यान रखना है ये 36 किलोमीटर पर आवर में है, इसे हमें मीटर पर सेकेंड यानी कि एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं, 500 v² 10 × 10 और r आ गया 50 मीटर, ये 10 टाइम्स गया, दैट इज 1000 न्यूटन। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है वो 1000 न्यूटन होगा। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल पूछी गई है। मैक्सिमम स्पीड आपको पता है फॉर्मूला होता है √μ/g/r, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले फिर से डिस्कस किया था। यहाँ पर पे न्यू की वैल्यू गिवन है 0.6, g 10 लेके चल लेते हैं, एंड r की वैल्यू गिवन है 150 मीटर। सो यहाँ से 6 × 150, 15 × 6 90 होता है, और ये एक जीरो और है, 900 हो गया, दैट इज 30। सो 30 मीटर पर सेकेंड इज द मैक्सिमम स्पीड जिसमें कार या फिर व्हीकल टर्न ले सकता है इस क्वेश्चन में। नाउ इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोटरसाइकिलिस्ट को कितने एंगल में अपने आप को बेंड करना पड़ेगा। सो वो बेंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है tan थीटा = v²/rg। सो यहाँ पर पे वैल्यू जो आपको गिवन है सारी, v है 20 मीटर पर सेकेंड, तो v² हो गया 20 × 20, रेडियस r 40 गिवन है, और g की वैल्यू 10 लेकर चलते हैं। सो यहाँ से tan थीटा आ गया दैट इज 1, और आपको पता है tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है,
सो यहाँ से थीटा आ गया 45 डिग्री। सो मोटरसाइकिलिस्ट को 45 डिग्री से अपने आप को बेंड करना होगा, राइट। इस क्वेश्चन में अगेन मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार पूछी गई है। सेम वही फार्मूला वी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट न्यू आर जी, ये हम लोग लगाएंगे। न्यू की वैल्यू इस बार 0.2 गिवन है, रेडियस आर है 18 मीटर एंड जी अगेन 10 लेकर के चलते हैं। सो यहाँ पे आपका 18 इंटू 2 दैट इज अंडर रूट 36 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ रहा है। और ऑप्शनल गिवन है आपके किलोमीटर पर आवर में। इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 21.6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो यहाँ पे एसआई यूनिट्स का या फिर कन्वर्जन फैक्टर का हमेशा ध्यान रखना है। आइए अब ये थोड़ा सा एक बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कार का मास m इक्वल टू 1500 kg गिवन है, कार की स्पीड 12.5 मीटर पर सेकेंड एंड जो रेडियस है जिसपे कार टर्न ले रही है दैट इज 20 मीटर। और यहाँ पर पूछा गया है कार के टायर और रोड के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? फ्रिक्शनल फोर्स। सो फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, राइट। सो यहाँ पे m आपका 1500 kg, v स्क्वायर 12.5 इंटू 12.5 एंड r इज 20 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 1.17 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन। सो ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आ गई या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आ गई। नाउ क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए आपको पता है ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है F, स्मॉल f से भी डिनोट करना चाहिए इसको, स्मॉल f इक्वल टू न्यू इंटू n। और यहाँ पर कार जो है लेवल रोड में टर्न ले रही है, सो लेवल रोड में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स mg के इक्वल होगा। सो यहाँ पर f आपको पता है 1.17 इंटू 10 टू द पावर 4 आ चुका है। सो यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1.17 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कार 1500 एंड g 10। इसको सॉल्व करेंगे आपका न्यू की वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 0.79 या फिर अप्रोक्सीमेटली 0.8। इसको आप लोग करके देख लीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही। मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश कीजिएगा। 2-3 न्यूमेरिकल्स में आपको ये दे रहा हूं, आप करिएगा इसको। ये न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं आता है तो पूछेगा और अपने आंसर कमेंट में करके बताइए क्या आंसर्स आ रहे हैं आप करके। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग करने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे दैट इज अपीयरेंस वेट इन ए लिफ्ट। आपको पता है जब लिफ्ट ऊपर या नीचे जा रही होती है तो हमें अपना वेट थोड़ा सा कम या ज्यादा फील होने लगता है, तो कितना आएगा और क्यों होता है ऐसा, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्मॉल टॉपिक है, बहुत जल्दी थ्योरी निकल जाएगी और फटाफट हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। सो यहाँ पर अगर आपको पढ़ाई समझ में आ रही है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट जरूर करिए।